but we have unlimited middle and upper ammunition, which is really what we're using. We have really an unlimited supply. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. The imminent threat was that we knew that if Iran was attacked, and we believed they would be attacked, that they would immediately come after us. We went proactively in a defensive way. I just left a classified briefing on Iran, and here's what I can say. It is so much worse than you thought. You are right to be worried. Trump administration has no plan in Iran. This illegal war is based on lies, and it was launched without any imminent threat to our nation. حدود 3000 موشک شلیک. اونم از نسل اول و دوم. هنوز موشک‌های نسل سوم و چهارم ما به اون معنا به میدان نیامده. این نیامدن ما حتما از موشک‌های نسل سوم و چهارم استفاده خواهیم کرد و اهداف بلند خودمون رو حتما شلیک خواهیم کرد و به اون نقاط و اونها رو بیچاره و زمینگیر و ذلیل و حقیر خواهیم کرد. ما حدود شاید 10,000 پهپاد ما تو این ایام بلند شده و تعداد کثیریش به اهداف خورده، بسته شده. هر کس بخواد عبور بکنه، قهرمانان فداکار ما در نیروی دریایی سپاه و ارتش اون کشتی ها رو با آتش خواهند کشید. نیان به این منطقه. به $81 رسیده و یقینا دنیا در انتظاره که به حداقل به $200 برسه. We do this and then somebody takes over who's as bad as the previous person, right? That could happen. We don't want that to happen. That would probably be the worst. You go through this and then in 5 years you realize you put somebody in who is no better. US एंड इसराइल ने ईरान के खिलाफ जो वॉर छेड़ा है उसमें सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं एंड आज की रिपोर्टिंग करते हुए तो ऑनेस्टली मैं खुद ही डिप्रेस हो गया। चीज़ें इतनी बद से बदतर होती जा रही हैं कि किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। सबसे पहले अपडेट्स दे देते हैं, फिर बात करेंगे कि दोनों साइड्स की जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे प्ले आउट हो रही है। हमने कल जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि हाई चांसेस कि जितने भी एयर बेसेस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वो डीकमीशन हो गए, उसको यूज ही नहीं कर पा रहे। तो अब जो साइप्रस में एयर बेस है, यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम का है बेसिकली वो एयर बेस, वहां से लॉन्च हो रहे हैं बहुत सारे अटैक्स। एंड अब जो न्यूज आई है उसको देख के लगता है कि वो जो एनालिसिस था सारे एक्सपर्ट्स का वो सही है। देखो कितने सारे रिसोर्सेज डिप्लॉय कर दिए हैं इस एयरबेस को डिफेंड करने के लिए। यूके ने अपने एसेट्स भेज दिए, फ्रांस ने अपने एसेट्स डिप्लॉय कर दिए, यहां तक की बात हो रही है कि जर्मनी भी कुछ अपने एसेट्स डिप्लॉय करेगा साइप्रस में, एंड इटली में भी बात करेंगे जॉर्जिया मेलोनी से कि वो भी कुछ एसेट्स डिप्लॉय करें। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि ये एयरबेस इन लोगों के लिए, वेस्टर्न पावर्स के लिए डिफेंड करना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस इज द क्लोजेस्ट एयरबेस। सिंपल बात है यार, साइप्रस में कौन सा किसी ने अटैक किया? जो अटैक हुआ था एयरबेस पर हुआ था, हिजबुल्लाह के थ्रू बताया जा रहा है, वाया ड्रोन हुआ था। तो अब वो जानते हैं कि इस बेस को डिफेंड करना है एट ऑल कॉस्ट। साथ ही में स्पेन से भी रिक्वेस्ट की होगी इन्होंने कि उनका एयरबेस यूज कर लें, तो स्पेन ने मना कर दिया। तो ट्रंप एक छोटे बच्चे की तरह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात यकीन करना मुश्किल है कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री के पास एयर डिफेंसेस कम पड़ गए हैं और सिर्फ 10 दिन के रह गए हैं। दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कैसे, क्योंकि अमेरिका को खुद को भी डिफेंड करना है, पूरे मिडल ईस्ट में सारे अरब ममालिक के साथ मुआहदे करके बैठा है, उन्हें भी डिफेंड करना है, इसराइल को भी डिफेंड करना है, जापान को भी और साउथ कोरिया को भी। अगर आपने आधी दुनिया से ज्यादा का रकबा डिफेंड करना होगा तो आपको इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल भी चाहिए, और इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल है ही नहीं। ईरान के पहले हमले में काफ़ी एयर डिफेंसेस तबाह हो चुके हैं, क्योंकि ईरान तो हाइपरसोनिक मिसाइल यूज़ कर रहा है। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया और जापान से एयर डिफेंसेस लाकर मिडल ईस्ट में तैनात किए जा रहे हैं ताकि अपनी एसेस को महफूज बनाया जाए। दोस्तों के रेटेड ने इसमें ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, आगे भी देखते हैं, मुलाहिजा करें। जो इसका बिल्कुल भी टाइम सही नहीं चल रहा है, उसने डिसाइड कर दिया कि हम स्पेन से कुछ ट्रेड ही नहीं करेंगे। साथ ही एक और बहुत जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड एज अ रिजल्ट उसके एलाइज दे आर रनिंग आउट ऑफ मिसाइल डिफेंसेस, यानी कि जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स आएंगी उनको इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइल्स हैं उसका स्टॉक पाइल डेंजरसली लो है। अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि लीक्स आए हैं पेंटागन से जो ये बता रहे हैं कि सिर्फ 10 दिन की स्टॉक पाइल रह गई है, सिर्फ 10 दिन। एंड हमारे फ्रेंड लैरी जॉनसन sonar21.com पे उनको जरूर चेकआउट करना, जो कि XCI हैं, उन्होंने हमें पूरी मैथ करके बताई है। उस पूरी कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप खुद चेकआउट करना, डेफिनेटली रिकमेंडेड। उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से भी सिर्फ 10 दिन की इंटरसेप्टर मिसाइल्स रह गई हैं। लेट दैट सिंक इन। हम बात कर रहे हैं दी बिगेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड,
अब बात इतनी तक आ गई है, ऑफ कोर्स अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, कहीं आपको रिटर्न में ये चीज़ मिलेगी नहीं, बट बहुत सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो साउथ कोरिया एंड जापान में एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं उसको स्ट्रिप करके लाया जाएगा टू द मिडिल ईस्ट। दिस मेक्स यू वंडर कि भाई जो इनके एलाइज हैं साउथ कोरिया जापान, वो क्या सोचेंगे? क्या साउथ कोरिया के पास कोई भी डिफेंस नहीं रहेगा? अगर जैसे कि बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन तो पागल हैं, वो लोग अटैक कर देंगे, तो फिर साउथ कोरिया क्या करेगा? साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि एक नंबर का ज़ायनिस्ट अखबार है, वो खुद ही बता रहा था कि इजराइल के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है ऑफ मिसाइल डिफेंसेस। एंड ये बहुत ही बिलीवेबल है क्योंकि जो 12 डे वॉर हुआ था इजराइल ईरान के बीच में, वो भी इसलिए बंद करना पड़ा था, सीज फायर इजराइल ने इसलिए चाहा था क्योंकि उनके पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स ही खत्म हो गई थी। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईरान की जो टैक्टिक थी कि पहले अपनी पुरानी मिसाइल्स यूज करो, ड्रोन्स यूज करो और इनके एयर डिफेंसेस को पूरी तरीके से खत्म कर दो, डिप्लीट कर दो, फिर उसके बाद ओपन फील्ड है। अनचैलेंज्ड ईरान की मिसाइल्स टारगेट कर सकती हैं इजराइल को, अनचैलेंज्ड ईरान की मिसाइल्स टारगेट कर पाएंगे यूएस बेसिस को, अगर उनमें कुछ बचा है तो। एंड अगर आप देखना चाहते हो कि इनकी कितनी कंप्लेसेंसी है, तो उसका प्रूफ इसमें भी दिखता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का बेस था कुवैत में, जहां पे 6 ट्रूप्स मारे गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वहां पे फोर्टिफिकेशंस ढंग से की नहीं गई थी मिलिट्री बेस में। पूरे रीजन की बात करें तो फुल फ्लेजेड वॉर चालू हो चुका है, लेबनान भी इन्वॉल्व हो चुका है, लेबनान के ऊपर अटैक्स किए इजराइल ने, एंड अब ग्राउंड इन्वेजन भी चालू हो चुका है। बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टैंक्स जो हैं, इजरायली टैंक्स, उनको डिस्ट्रॉय किया है हिजबुल्लाह ने, एंड हिजबुल्लाह के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है। जी हाँ, अभी तक तो हम रॉकेट्स ही सुनते आ रहे थे, बट दे हैव बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंड वो अब लेबनान से भी लॉन्च कर रहे हैं इनटू नॉर्दर्न इजराइल, इनटू टेल अवीव। तो अब इजराइल की हालत बहुत ही पतली होने वाली है क्योंकि उनको सिर्फ ईरान से ही मिसाइल्स नहीं डील करनी, उनको वो वाली मिसाइल से भी डील करना है जो हिजबुल्लाह फायर करेगा। साथ में एक और बड़ी न्यूज़ ये है कि जो काउंसिल मिलने वाली थी टू चूज द नेक्स्ट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, जब ये काउंसिल मिल रही थी तो इजराइल ने जाके उस पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा दिया। क्या बोलोगे आप इसको? रीजन बीइंग कि इजराइल चाहता ही नहीं, उनको आता ही सिर्फ ये है, उनके लिए हर चीज का जवाब यही है कि मार मार के कैसे जीते जाएगा वॉर, कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगानी। ये नहीं देखना कि भाई सामने कोई तो होना चाहिए जिससे बात कर सके, एंड उनका रीजन भी यही है। उन्होंने खुद ही बताया है कि भाई वी वांटेड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम पिकिंग अ न्यू सुप्रीम लीडर। वो चाहते ही नहीं है कि कोई वहां पे एक्चुअली गद्दी पे बैठे। क्या फायदा होगा इससे, आप मुझे बताओ? कोई वहां पे राइट्स वगैरह तो हो नहीं रहे। जितने भी लोग आ रहे हैं सड़कों पर, इवन इन द मिडिल ऑफ अ वॉर, जब इतनी बॉम्बार्डमेंट चल रही है, तो वो ईरान के जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सपोर्ट में ही बाहर आ रहे हैं। अब इजराइल की एक क्लियर स्ट्रैटेजी है कि सिविलियंस को भी नुकसान पहुंचाना है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाना है। एज अ रिजल्ट उन्होंने स्ट्राइक किया तेहरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ये भी रिपोर्ट की जा रही है, ऑल्दो इसका पूरा प्रूफ हमें नहीं मिल पाया, कि जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है इजराइल का, इट वाज मेंट टू ओपन। एक आध फ्लाइट्स भी चालू हुई थी, बट अभी जब लेटेस्ट मैंने चेक किया फ्लाइट रेडार पे, तो कोई भी फ्लाइट्स नहीं जा रही हैं फ्रॉम इजराइल। अब देखो, जो इनका प्लान था अमेरिका का इजराइल का, ये तो फ्लॉप हो चुका है। इनका प्लान ये था, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, कि भाई सुप्रीम लीडर को खत्म कर देंगे, सीनियर लीडरशिप को खत्म कर देंगे, लोग सड़क पे आ जाएंगे, ठीक है, रिजीम चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हुआ उसका ऑपोजिट। तो अब इनको लग रहा है कि भाई हम कुछ भी करके इनके ऊपर बस डैमेज इन्फ्लिक्ट करते रहें विदाउट एनी स्ट्रैटेजी। तो जो कर्ड्स हैं उनको मोबिलाइज किया जा रहा है, ठीक है, जो MEK है उसको मोबिलाइज किया जा रहा है। वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ था, पर अब क्योंकि ईरानियंस के अगेंस्ट लड़ना है, तो इसीलिए भाई वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो तो अब एलाय हो गए इनके। ईरान ने भी रिपोर्ट किया है कि उन्होंने स्ट्राइक किया है इन मिलिशियाज को। तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईरान पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालने के लिए IRGC को, ईरानियन आर्मी को एक नए थ्रेट से डील करना पड़ेगा, एक ग्राउंड इन्वेजन के थ्रेट से डील करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये बता रहे हैं कि IRGC ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन नेवी के एक डिस्ट्रॉयर को, यानी एक शिप को हिट कर दिया है। डीकमीशन तो हो ही गई होगी, वो सिंक हुई है कि नहीं ये हमें नहीं पता। ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है, कंफर्म्ड है, कि जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है USS एब्राहम लिंकन, इट इज फोर्स्ड टू फ्ली, क्योंकि IRGC ने उसको टारगेट किया था, उसके ऊपर 4 क्रूज मिसाइल्स दागने की कोशिश की थी। अब ये देखो आप कितना इररिस्पॉन्सिबल है कि जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसको भी हिट किया जा रहा है। नतान्स में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको हिट किया है, बट फॉर्चुनेटली कोई भी रिपोर्ट नहीं है ऑफ एनी रेडिएशन। अब मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी बात है, जो ईरान के स्ट्रैटेजी का भी पार्ट है, बट इसमें कहीं ना कहीं इजराइल के फॉल्स फ्लैग की भी बू आती है, उसके बारे में बात करते हैं। ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये है कि कोई भी ऑयल,
नेचुरल गैस इस पर्टिकुलर रीजन से फ्लो ही ना हो, बिकॉज इसी से सबसे ज्यादा पेन इन्फ्लिक्ट किया जा सकता है। तो एज अ रिजल्ट ये बता रहे हैं कि ईरानियन ड्रोन्स के थ्रू ही हुआ है, पर जो कतर में एलएनजी गैस फैसिलिटी थी उसने अभी प्रोडक्शन बंद कर दी है। उसके वजह से जो यूरोप के गैस प्राइसेस हैं वो 50% बढ़ गए हैं, 50%। तो भाई अब यूरोपियंस आपको कुछ वरिड होना चाहिए भाई, 50% गैस प्राइसेस बढ़ गए, 50% कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गए ऑलमोस्ट। क्या करोगे अब आप? रशिया से गैस खरीदोगे? तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रम्प कार्ड है जो ईरान खेल रहा है। आई पर्सनली डोंट फील कुछ भी गलत है इसमें। लोग हो सकता है बोले कि अरे भाई आप ऑयल फ्लो क्यों रोक रहे हो? तो भाई आप जाके उनका पूरा अस्तित्व खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, उस पूरे देश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। और जहां जहां भी अटैक्स हो रहे हैं ये तो सब कॉलोनीज ही थी ना। अगर आपका मिलिट्री बेस है वहां पे अमेरिका का, तो ये सऊदी अरेबिया, कतर, अपना यूएई, ये सब कॉलोनीज ही तो थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। आपने क्यों पनाह दी उन्हें यहाँ पर? एंड वो उन्हीं बेसिस को यूज करके ईरान को अटैक कर रहे हैं। कतर का एलएनजी प्लांट, सऊदी की रिफाइनरी, इजराइल की गैस फील्ड्स सब बंद। साथ में ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ईरान ने स्टेट मीडिया यूज करके सबको बताया है कि जो वहां पे सऊदी अरेबिया में जो अरामको के प्लांट पे अटैक हुआ था वो उन्होंने नहीं किया था। फिर साथ में ये भी रिपोर्ट्स आती हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर, कतर के अंदर उन्होंने अरेस्ट किया है मोसाड एजेंट्स को फॉर प्लानिंग टेररिस्ट अटैक्स। तो बेसिकली इसका मतलब जो अरामको में अटैक हुआ था, सऊदी अरेबिया का जो द बिगेस्ट रिफाइनरी है, क्या वो इजरायली फॉल्स फ्लैग था? बू तो ऐसी आ रही है। जो ओमान के अंदर अटैक हुए, ईरान वो भी डिनाई कर रहा है कि हमने वो नहीं किए। अगेन इजरायली फॉल्स फ्लैग की बहुत बुरी बू आ रही है। इन ये लोग किस तरीके से सोचते हैं समझ में नहीं आता। वो तो ऐसे कंट्रीज है ना जहां पर अटैक हो रहा है, तो अगर इजराइल उनके ऊपर भी टेररिस्ट अटैक करना चाहता है, कतर के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई वो सबको बोले कि देखो ईरान ने ये चीज कर दी, अब हमको भी उनकी ऑयल फील्ड्स तबाह कर देनी चाहिए। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इजराइल एक्चुअली चाहता है कि वहां पे नुकसान हो ताकि रीजन का हेजेमोन वो बन जाए, पॉसिबली, अगर वो बचेगा तो ना। अब इससे इंडिया को कितना फर्क पड़ रहा है? इंडिया की जो गैस सप्लाई होती थी टू इंडस्ट्रीज, वो उन्होंने कम कर दी है, क्योंकि कतर में जो एलएनजी प्लांट है वो बंद हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करे बिना कोई भी वीडियो, कोई भी रिपोर्टिंग इस वॉर के बारे में इनकम्प्लीट है। ईरान क्लियरली बोल चुका है कि जितने भी इकोनॉमिक हब हैं, अगर ये अटैक चलता रहा तो हम उनको अटैक करते जाएंगे। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी $80 है पर बैरल, ये 200 तक पहुंचाना चाहते हैं वो, क्योंकि इकोनॉमिक पेन सबको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा उनका सोचना है। एंड आई वुड से कि ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है, क्योंकि किसी को भी हक नहीं है कि आप जाके पूरे एक देश को मिटाने की कोशिश करो। किसी को भी हक नहीं है कि आप एक देश में जाके उनके लीडर्स को ही खत्म कर दो। किसी को भी हक नहीं है कि आप जाके उनके सिविलियंस को टारगेट करो, बच्चों को इस तरीके से मारो। तो इसलिए पूरी दुनिया जो अभी तक शांत थी, उन सबको इकोनॉमिक पेन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आईआरजीसी की नेवी ने ये बताया कि 10 टैंकर उन्होंने जला दिए, ब्लो अप कर दिए हैं, जो कोशिश कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करने की। ट्रंप के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा हेडेक यही है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ऑयल प्राइस ऊपर जाएगा तो उसकी प्रेसिडेंसी के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है। तो वो फुल फ्लेजेड कोशिश कर रहा है किसी तरह मार्केट्स को मैनिपुलेट करने की, आई वुड से, कि भाई नहीं सब कुछ अंडर कंट्रोल है ताकि ऑयल प्राइस अंडर कंट्रोल रहे। वो ये कह रहा है कि हम प्रोवाइड करेंगे मिलिट्री एस्कॉर्ट आपकी शिप्स को जाने के लिए, कोई भी ऑयल टैंकर को ले जाने के लिए। लोग ये सोचेंगे भाई अपने बेसिस को तो बचा नहीं पाए, अपने एलाइज को बचा नहीं पाए, एक एक टैंकर की क्या रक्षा करोगे तुम। अब साथ ही साथ जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने वॉर कवरेज जो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने के लिए वो बंद कर दिया है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इन पर्टिकुलर ऑयल टैंकर्स को इंश्योर ही नहीं करना चाह रही। एंड आपको पता है एक ऑयल टैंकर का रफली कॉस्ट कितना है? एक ऑयल टैंकर जो बड़ा है उसमें अराउंड 100 to 150 मिलियन डॉलर्स की इन्वेंट्री होती है, एंड उतने का ही टैंकर होता है। तो यू आर ऑलमोस्ट टॉकिंग अबाउट 200 to 300 मिलियन डॉलर्स। अब इंडिया की अगर बात करें तो भाई हमारे पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑयल है। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइनीज टैंकर्स को वो अलाउ कर रहे हैं क्रॉस करना। क्या इंडियन टैंकर्स को अलाउ रहेगा? इसके अलावा ईरान के पास बहुत सारे और हथियार हैं, छोटी छोटी मिनी सबमरीन्स हैं जो वो यूज कर सकते हैं। आई डोंट थिंक दे वुड बी इनफ के जाके पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर ही सिंक कर दें, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बहुत एसेंशियल रहेंगे वो। साथ ही अमेरिकन नेवी के ऑपरेशंस डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल रहेंगी ये पर्टिकुलर मिनी सबमरीन्स, ऑलमोस्ट वाटर ड्रोन्स की तरह आप इनको कह सकते हो। ईरान ने वो कर दिखाया अभी